Hello students, welcome to City Online Classes. Myself Anjali Singh and I am teaching you Banking Operation Semester 2 Unit 1 and Lecture 3rd. आज का टॉपिक क्या है हमारा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. कल के लेक्चर में अगर हम देखें तो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी कि हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था वो कितना जो है कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, मतलब हम लोग अपने क्या हैं जो पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात थी वो हम लोग डिस्कस करे थे. पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जो था वो डिस्कस कर रहे थे. उसमें हम लोगों ने देखा था कि कब कैसे किस तरह से आपका जो आरबीआई था वो इस्टेब्लिश हुआ. एंड उसके बाद में हम लोगों ने ये देखा था कि जो इंडिपेंडेंस के बाद में गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, कौन कौन से स्टेप्स लिए आपके जो बैंकिंग सिस्टम है उसे और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उससे और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए. तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. इसके जो मेन प्रोविजंस हैं इसका कल इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो हम लोगों ने कल रेगुलेशन एक्ट का जो इंट्रोडक्शन था वो हम लोगों ने देख लिया था. उसमें कौन कौन से पार्ट्स थे, उन पार्ट्स वो जो डिफरेंट पार्ट्स थे वो किस चीज़ से डील कर रहे थे वो हम लोगों ने कल अगर एक देखें तो एक जो है थोड़ा बहुत हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया था. एंड आज हम क्या करेंगे, अपना जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे. डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड्स हैं. तो फर्स्ट आपका देखें द मेन प्रोविज़न ऑफ द एक्ट आर एज फॉलोज. क्या प्रोविज़न है इस एक्ट के? तो डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग एंड बैंकिंग कंपनी. सबसे पहले हम देखेंगे कि इस प्रोविज़न जो आपका एक्ट है इस एक्ट में जो बैंकिंग है, बैंकिंग कंपनी किसे कहते हैं, उसकी क्या डेफिनेशन प्रोवाइड की है. तो सेक्शन 5C ऑफ बैंकिंग कंपनी क्लॉज B ऑफ सेक्शन 5 डिफाइंस. क्या डिफाइन करता है इन्होंने जो है डिफाइन किया, बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग for the purpose of lending or investment of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise and withdrawable by the check, draft, order or otherwise. तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, बैंकिंग कंपनी क्या है कि बैंकिंग कंपनी वो कंपनी है जो कि क्या कर रही होती है, एक्सेप्ट कर रही होती है क्या, डिपॉजिट्स एंड साथ ही क्या है प्रोवाइड कर रही होती है लेंडिंग, मतलब कि जो जिन्हें नीड्स होती है उन्हें लोन प्रोवाइड कर रही होती है, उन्हें एडवांसेस प्रोवाइड कर रही होती है. एंड क्या है कि जो पब्लिक है वो जो डिपॉजिट कर रहे होते हैं उन्हें जब भी नीड होगी वो उसे क्या कर सकेंगे, विदड्रॉ कर सकेंगे. कैसे? चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू या फिर ऑर्डर के थ्रू. अदरवाइज वो क्या है उसे अपना जो भी डिपॉजिट्स हैं उन्हें वो उससे डिमांड करके क्या कर सकते हैं, वापस से ले सकते हैं. The Act defines a banking company as any company which transacts the business of banking in India, that is accepting deposits and lending the same है. तो अगर है ये जो एक्ट है वो उसने डिफाइन किया है बैंकिंग कंपनी, कोई भी ऐसी कंपनी बैंकिंग कंपनी है जो कि क्या कर रही होगी, ट्रांजैक्ट कर रही होगी क्या, बैंकिंग बिजनेस. कहाँ पे? इंडिया में. दैट इज जो कि इसमें क्या है, एक्सेप्ट कर रही होगी डिपॉजिट्स एंड क्या कर रही होगी, एडवांस कर रही होगी लोन. Any company which is engaged in the manufacture of goods or carries on any trade and accepts deposits of money from the public merely for the purpose of financing its business, as such manufacturer or trader shall not be deemed to transact the business of banking within the meaning of this clause. तो अगर हम बात करें फिर अगर कोई कंपनी है जो कि इंगेज्ड है किसमें, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स में, मतलब कोई ऐसी कंपनी जो कि क्या कर रही होती है, उसका बिजनेस क्या है, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने का बिजनेस है, और वो क्या कर रही होती है, किसी भी तरह का ट्रेड कर रही होगी. ठीक है, किसी भी तरह का ट्रेड कर रही है और वो एक्सेप्ट कर रही है क्या, डिपॉजिट्स, है ना. डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रही है किससे, पब्लिक से, और क्या कर रही है कि जो पीपल्स हैं वो, और फर्दर उसका यूज़ क्या कर रही है, जो डिपॉजिट्स है उसको किस लिए यूज़ कर रही है, जो बिजनेस है उस बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए. तो एज सच मैन्युफैक्चरर, तो उस मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर को हम क्या है, बैंकिंग ये अज्यूम नहीं करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं. ठीक है, ये क्या है इस क्लॉज में कंसीडर नहीं किए जाते हैं. तो ऐसी कंपनी को बैंकिंग कंपनी कंसीडर नहीं करेंगे.
नेक्स्ट आपका इसमें जो प्रोविजन दिया गया था वो क्या था कि रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व है कि कौन जो आपके हैं कोई भी बैंकिंग कंपनी है तो उसे कितनी पेड अप वैल्यू की नीड होगी। तो द एक्ट प्रिस्क्राइब एग्रीगेट वैल्यू ऑफ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व फॉर बैंकिंग कंपनीज, उन्हें प्रिस्क्राइब किया था। तो देखें अगर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एंड एग्रीगेट वैल्यू ऑफ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व की बात करें तो फर्स्ट आपका क्या है, for a banking company incorporated in India having places of business in more than one state है। तो आपका जो फर्स्ट है उसमें क्या बोला है, कोई भी बैंकिंग कंपनी है जो कि क्या हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है कहाँ पे, इंडिया में, एंड उसका जो प्लेस है बिजनेस का वो मोर देन वन स्टेट है, मतलब उसका जो बिजनेस है वो एक से ज़्यादा स्टेट में है। तो उनके लिए क्या है, जो कैपिटल कितनी होनी, अब 5 लाख होनी चाहिए। एंड सेकेंड पॉइंट हम इसमें देखें ए कैटेगरी के ही, तो इट एनी सच प्लेस ऑफ बिजनेस इज और आर सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ बॉम्बे और कैलकाटा और बोथ है। अगर क्या है कोई ऐसा बिजनेस, तो जो इनका बिजनेस था वो कहाँ पे सिचुएटेड था, वो या तो बॉम्बे में सिचुएटेड है या फिर कहाँ पे है, कैलकाटा में है, या फिर दोनों जगह दोनों सिटी में है। तो क्या होगा, तो इनका जो कैपिटल होगी वो कितनी होनी चाहिए, 10 लाख तक की होनी चाहिए कैपिटल। बी कैटेगरी की बात करें तो इट ऑल प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन वन स्टेट बट नन ऑफ विच इन बॉम्बे सिटी और कैलकाटा है, मतलब ऐसी कंपनी जहाँ के जिसके जो हर जगह पे सारे स्टेट में उसका बिजनेस है लेकिन बॉम्बे और कैलकाटा में नहीं है। तो फॉर द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन वन स्टेट एक्सेप्ट इन द सिटी ऑफ बॉम्बे एंड कैलकाटा, तो क्या होगा यहाँ पे 1 लाख होगा। एंड सेकेंड देखें, फॉर ईच अदर प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन द सेम डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा 10,000। एंड फॉर ईच प्लेस ऑफ बिजनेस सिचुएटेड आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट सब्जेक्ट टू अ टोटल ऑफ, तो यहाँ पे क्या होगा 25,000। एंड फॉर हैविंग ओनली वन प्लेस ऑफ बिजनेस, और अगर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बिजनेस है तो क्या होगा, तो उनकी जो उनकी कैपिटल और जो रिजर्व है वो क्या होनी चाहिए, 5,50,000। सी कैटेगरी की बात करें, इफ ऑल प्लेसेस ऑफ बिजनेस आर इन वन स्टेट, जब आपके क्या है बिजनेस के सारे प्लेसेस जो हैं वो एक ही स्टेट में हैं, तो उस केस में क्या होगा, क्या हुआ है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, तो वन और मोर ऑफ विच इज आर इन द सिटी ऑफ बॉम्बे और कैलकाटा है। तो अगर क्या है कि जो उनका जो बिजनेस है वो बॉम्बे या फिर कैलकाटा में एक या एक से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, उनकी 5 लाख तक का होगा कैपिटल। एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच प्लेस ऑफ बिजनेस सिचुएटेड आउटसाइड द सिटी और बॉम्बे और कैलकाटा, तो उनका क्या होगा 10 लाख, 25,000 एंड 10 लाख। फिर अगर कोई कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई है कहाँ पे, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, तो इफ इट हैज़ नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन बॉम्बे सिटी और कैलकाटा, तो उसका क्या है 15 लाख होनी चाहिए कैपिटल। एंड अगर इफ इट हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन बॉम्बे सिटी और कैलकाटा बोथ, तो क्या होगा 20 लाख होगा, ठीक है। थर्ड जो देखें तो क्या है, इस एक्ट में प्रोविजन दिया गया है कि इसका कैश रिजर्व का, कि कितना कैश रिजर्व होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका प्रोविजन बताया गया है इस एक्ट में, जो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949। तो एवरी शेड्यूल बैंक इज रिक्वायर्ड to keep a stipulated percent of the total of its time and demand liabilities with the RBI as cash reserve interest fee, which keep varying as decided by RBI. Cash reserve ratio can be raised to maximum up to 15% and statutory liquidity ratio can be raised to maximum up to 40% है। तो हमें पता है, हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है कि आपका क्या है, जो कैश रिजर्व रेट होता है ना, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, ये क्या है, कोई भी कमर्शियल बैंक होती है, कोई भी बैंक है, तो उन्हें एक अपना एक कैश रिजर्व रेशियो जो है वो मेंटेन करके रखना होता है, ठीक है। जिसे कौन रेगुलेट कर रहा होता है, आरबीआई रेगुलेट कर रही होती है, और ये क्या है टाइम टू टाइम वेरी कर रहे होते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका जो सीआरआर है, एसएलआर है, इसका जो रेट है वो क्या करता है, वेरी करता रहता है, क्योंकि ये किसके थ्रू डिसाइड होता है, आपका आरबीआई के थ्रू डिसाइड होता है। आरबीआई टाइम टू टाइम इस रेट को इंक्रीज एंड डिक्रीज करती है।
तो अगर हम देखें तो इसका क्या है, जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है CRR की वो क्या है 15% है। इट मीन्स कि अगर RBI क्या है इसको इंक्रीज कर रही होती है वो इस रेट्स को, तो ये क्या है मैक्सिमम 15% तक ही इंक्रीज कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। फिर अगर हम बात करें SLR की, तो SLR की जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है 40% तक है। तो अगर RBI क्या है इसे इंक्रीज कर रही होती है तो 40% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं करती है। नेक्स्ट इसमें हमारा क्या है रिजर्व फंड की बात हो रही है। तो सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट लेज डाउन क्या बता रहा है रिजर्व फंड के बारे में। तो every banking company incorporated in India shall create a reserve fund and shall out of the balance profit of each year as disclosed in the profit and loss account prepared under section 29 and before any dividend is declared transfer to the reserve fund a sum equivalent to not less than 20% of such profit है। तो ये बोल रहे हैं कि एवरी बैंकिंग कंपनी, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि ये जो क्लॉज है वो कह रहा है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है कहाँ पे इंडिया में, उन्हें क्या करना पड़ेगा एक फंड जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, किसमें से अपने प्रॉफिट से, ठीक है, हर ईयर हर साल वो जितना भी प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं उसमें से उन्हें क्या है हर साल क्या उसमें से क्या करना पड़ेगा उस प्रॉफिट से उन्हें एक फंड क्रिएट करना पड़ेगा और एज डिस्क्लोज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसे क्या करना पड़ेगा डिस्क्लोज करना पड़ेगा किसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अंडर सेक्शन 29। एंड जो है और क्या होता है कि ईयर के एंड में जो डिविडेंड है डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले क्या करना पड़ेगा उसे एक प्रॉफिट में उसे रिजर्व फंड में ये ट्रांसफर भी कर देना पड़ेगा, ठीक है, कितना 20% ऑफ सच प्रॉफिट, उससे कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन, कितना है जो फंड होना चाहिए वो क्या है जो प्रॉफिट है उससे 20% तक 20% से कम नहीं होना चाहिए। It means every banking company incorporated in India is required to create a reserve fund and to transfer to such fund before any dividend is declared 20% of its profit। इसका मतलब है कि कोई भी कंपनी जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, कोई भी बैंकिंग कंपनी जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है वो उसके लिए कंपलसरी है कि वो क्या करेगी कि वो एक फंड क्रिएट करेगी, ठीक है, अपने प्रॉफिट्स में से, और उसको फंड कितना होना चाहिए उसके प्रॉफिट का 20% तक होना ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, और उसे वो फिर फर्दर ट्रांसफर कर देगी किसमें एक जो रिजर्व फंड होगा उसमें। फिर हम बात करें किसकी, नेक्स्ट हमारा क्या है मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स इन इंडिया, ठीक है, जो ये रेगुलेशन है वो एसेट्स के बारे में क्या कहता है। तो एट द क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन द लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी क्वार्टर, जब क्वार्टरली की बात होती है मतलब हर क्वार्टर के बाद में जब जो बैंकिंग कंपनीज होंगी वो जो अपना बिजनेस क्या कर रही होंगी क्लोज कर रही होंगी, ठीक है, तो जो उनका क्या होगा लास्ट फ्राइडे होगा हर क्वार्टर का, every bank has to maintain its assets equivalent to or not less than 75% of its demand and time liabilities in India है। तो हर बैंकिंग को क्या करना पड़ेगा, हर बैंकिंग कंपनीज को उन्हें अपनी जो एसेट्स हैं वो इक्वल रखनी पड़ेगी किसके 75% ऑफ इट्स टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज के। सिक्स जो है हमारा है वो प्रोविजन क्या कहता है प्रोविजंस एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन बैंकिंग कंपनीज, ठीक है, इस प्रोविजन में ये बताया गया है कि क्या जो बैंकिंग कंपनीज हैं उन्हें क्या है उनके प्रोविजंस क्या है और रिस्ट्रिक्शंस क्या है, मतलब उनके ऊपर किस चीज़ में रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि वो कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। The Act provides number of prohibitions and restriction on banking companies and to safeguard the interest of depositors है। तो बहुत सारे इन्होंने prohibitions लगाया है, restrictions लगाया है बैंकिंग कंपनीज के ऊपर, और किस लिए कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द बैंकिंग कंपनी कैन नॉट गेट इंगेज्ड इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज और अंडरटेक ट्रेड रिस्क है। तो इन्होंने बोला है कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, चाहे ठीक है क्या है कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली चाहे कोई भी बैंकिंग कंपनी है वो एंगेज नहीं होगी किसमें ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में, वो किसी भी तरह की ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में एंगेज नहीं होगी और भी किसी भी तरह का वो रिस्क नहीं लेगी। सेकेंड पॉइंट देखें
तो इट प्रोहिबिट्स अ बैंकिंग कंपनी फॉर होल्डिंग एनी मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट फॉर इट्स ओन यूज। ठीक है, ये क्या है, ये जो एक्ट है वो क्या है, ये प्रोहिबिट करता है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी है वो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर सकती है। इट प्रोहिबिट्स अ बैंकिंग कंपनी फॉर होल्डिंग एनी मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट फॉर इट्स ओन यूज। वो सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के यूज के लिए ही क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी को इमूवेबल प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकती हैं और उसके अलावा नहीं। फिर बैंकिंग कंपनी कैन नॉट फ्रॉम एनी सब्सिडरी कंपनी है। अब क्या है, अब जो बैंकिंग कंपनीज हैं वो क्या है, वो कोई भी सब्सिडरी कंपनी को फॉर्म नहीं कर सकती है। ठीक है, मतलब इनके ऊपर क्या है, रेस्ट्रिक्शन है कि वो किसी जो बैंकिंग कंपनी है वो किसी तरह की सब्सिडरी कंपनी फॉर्म नहीं कर सकती है। मीन्स ये कि किसी की भी होल्डिंग कंपनी नहीं बन सकती। It cannot hold shares in any company exceeding 30% of the paid-up share capital of that company or its own capital and reserve whichever is less है। अब ये बात कर रहे हैं कि वो किसी भी कंपनी के शेयर्स को होल्ड नहीं कर सकती हैं एक्सीडिंग 30%। मतलब कोई भी कंपनी होगी उसके 30% या मतलब उस 30% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, कोई भी कंपनी है उसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है उसका 30% और इनके जो खुद की कैपिटल है, ठीक है, वो बैंकिंग कंपनी की जो खुद की कैपिटल है उसका 30%। इन दोनों में से जो भी लेस होगा ना, सिर्फ उतने तक का ही क्या है, शेयर होल्ड कर सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। फिर से समझिए कि क्या है कि अगर कोई बैंकिंग कंपनी है, ठीक है, वो क्या करना चाह रही है, वो किसी अदर कंपनी के शेयर्स को परचेज करना चाह रही है। ठीक है, क्या है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी है वो किसी अदर कंपनी के शेयर्स को परचेज करना चाह रही है, तो वो कितना शेयर परचेज कर सकती है, कितने % तक शेयर परचेज कर सकती है कि वो जो कंपनी होगी उसका जो पेड अप शेयर कैपिटल होगा, ठीक है, उस कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल का 30% या फिर उस बैंकिंग कंपनी की जो खुद की कैपिटल है, ओन कैपिटल है, उसका 30%। विच एवर इज लेस, जो भी लेस होगा ना वो क्या होगा, उतने तक ही वो क्या कर पाएगी, शेयर जो है वो होल्ड कर पाएगी, उससे ज्यादा नहीं। फिफ्थ है, इट कैन नॉट ग्रांट एनी लोन और एडवांस ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इट्स ओन शेयर्स or behalf of or to any of its directors, any firm in which any of its directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or any company in which any of its directors have substantial interest in any kind। तो ये बोला गया है कि ये कोई किसी भी तरह का लोन या फिर एडवांस जो है वो ग्रांट नहीं कर सकती है कि है ना, और ना किस पे, ना तो अपने शेयर्स पे और ना ही अपने डायरेक्टर्स के बिहाफ पे। ठीक है, ऐसे किसी फर्म में या ठीक है ऐसी किसी फर्म को ये क्या है, कोई भी लोन ग्रांट नहीं करेंगी जहाँ पे जिस फर्म में क्या होगा, उनका कोई जो डायरेक्टर है वो एज अ पार्टनर होगा या फिर एज अ मैनेजर होगा या एज अ एम्प्लॉय या फिर एज अ गारंटर, किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट होगा ना, उनके डायरेक्टर का किसी भी तरह का इंटरेस्ट है अगर उस फर्म में। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये कंपनी जो है बैंक, तो ऐसी तो इस सिचुएशन में जो बैंकिंग कंपनीज हैं वो कोई भी लोन या फिर एडवांसेस ग्रांट नहीं करेंगी। 6 पॉइंट देखें तो आप बैंकिंग कंपनीज प्रोहिबिटेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ डिविडेंड until all its capitalized expenses have been completely written off। तो एक बैंकिंग कंपनी है उसको प्रोहिबिट किया गया है फ्रॉम द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, उसके डिविडेंड को पे करने के लिए, मतलब वो तब तक कोई डिविडेंड पे नहीं करेगी जब तक क्या है कि जो उनके कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस हैं वो कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ नहीं हो जाते हैं। मतलब कि कोई भी बैंकिंग कंपनी है वो तब तक डिविडेंड पे नहीं करेगी जब तक क्या है उसके जो कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस हैं वो टोटली रिटर्न ऑफ नहीं हो जाते। 7 पॉइंट देखें, अ डायरेक्टर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी अदर देन द चेयरमैन और द होल टाइम डायरेक्टर कैन नॉट बी कंटिन्यूड फॉर मोर देन 8 ईयर्स है। तो कोई भी जो कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, उसका जो डायरेक्टर है या फिर चेयरमैन है और होल टाइम डायरेक्टर हैं वो 8 साल से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते। मतलब कोई भी बैंकिंग कंपनी है उसके जो डायरेक्टर होंगे, ठीक है, या फिर क्या है होल टाइम डायरेक्टर होंगे या चेयरमैन होंगे, वो मैक्सिमम कितने टाइम तक उस कंपनी में वर्क कर सकते हैं, 8 ईयर तक, उससे ज़्यादा वो वर्क नहीं कर सकते। तो ये कुछ प्रोविजंस थे हमारे। अब क्या है, पावर्स की बात हो रही है। पावर्स क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, द एक्ट प्रोवाइड वाइड पावर्स टू द आरबीआई टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज। तो जो एक्ट है वो क्या करता है, वो आरबीआई को बहुत सारे
पावर प्रोवाइड करता है जिससे वो क्या कर सके, रेगुलेट कर सके बैंकिंग कंपनीज को। तो पहला पावर क्या है इसमें, नो बैंकिंग कंपनी कैन ऑपरेट इन इंडिया विदाउट गेटिंग अ लाइसेंस फ्रॉम द आरबीआई। तो कोई भी बैंकिंग कंपनी जो है वो इंडिया में ऑपरेट नहीं कर सकती है जब तक कि वो क्या है, आरबीआई से लाइसेंस नहीं ले लेती है। सेकेंड देखें, फॉर ओपनिंग अ न्यू ब्रांच और द चेंज द लोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ब्रांच इन इंडिया, एवरी बैंकिंग कंपनी इंडियन एज वेल एज अ फॉरेनर हैज टू टेक प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई। तो अगर क्या है कि कोई भी कंपनी है, कोई भी बैंकिंग कंपनी है जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रही है इंडिया में, वो अगर अपने बिजनेस का एग्जिस्टिंग ब्रांच का लोकेशन है वो चेंज करना चाह रही है, ठीक है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, वो चाहे इंडियन कंपनी हो या फिर फॉरेनर कंपनी हो, तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी किससे, आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी अपने लोकेशन को चेंज करने से पहले। थर्ड पॉइंट हम देखें तो एवरी बैंकिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जितनी भी बैंकिंग कंपनीज हैं उनके लिए कंपलसरी है, रिक्वायर्ड है कि ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं वो सबमिट करें। तो फर्स्ट उसमें क्या है, मंथली रिटर्न ऑफ लिक्विड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है। फर्स्ट क्या है, मंथली रिटर्न होगा जो भी उनका लिक्विड एसेट्स का एंड लाइबिलिटीज का, मतलब हर मंथ उन्हें कितना रिटर्न मिल रहा है वो उसका रिपोर्ट उन्हें सबमिट करनी पड़ेगी। एंड क्वार्टरली रिटर्न ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, जो उनकी एसेट एंड लाइबिलिटीज हैं उसका जो क्वार्टरली रिटर्न होगा वो सबमिट करना है। एंड रिटर्न ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स है, एंड क्या है, जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं उनका जो रिटर्न है वो उसकी भी रिपोर्ट उन्हें क्या करनी है, सबमिट करनी होगी टाइम टू टाइम। एंड क्या है, हाफ ईयरली रिटर्न रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ द बैंकिंग है। एंड अगर देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ इट एडवांसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर है। तो उन्हें क्या है, जो उनके एडवांसेस उसका जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर, इसका भी रिपोर्ट उन्हें क्या करनी है, सबमिट करनी है आरबीआई के पास। फोर्थ है तो आरबीआई इज एम्पावर्ड टू इंस्पेक्ट एनी बैंकिंग कंपनी इट्स बुक्स एंड अकाउंट। आरबीआई के पास ये पावर है कि वो जब चाहे तब क्या कर सकती है, किसी भी बैंकिंग कंपनी के जो बुक्स हैं एंड जो अकाउंट्स है उसे वो क्या कर सकती है, इंस्पेक्ट कर सकती है, जब चाहे उन्हें चेक कर सकती है। फिर देखें तो आरबीआई टू इशू डायरेक्टर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम पर्टिकुलरली इन पब्लिक इंटरेस्ट और इन द इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग पॉलिसी और इन द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स है। तो जो आरबीआई है वो क्या कर सकती है, टाइम टू टाइम डायरेक्शंस इशू कर सकती है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, मतलब कुछ ऐसे वर्क होंगे या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे रिलेटिंग वो क्या है, टाइम टू टाइम डायरेक्शंस प्रोवाइड कर सकती हैं बैंक्स को, ठीक है, उनके फंक्शन से रिलेटेड, जिसमें क्या हो, जिससे पब्लिक इंटरेस्ट हो, ठीक है, इससे पब्लिक को क्या हो, बेनिफिट होगा। और पावर्स रिगार्डिंग एडवांसेस, तो एडवांसेस रिगार्डिंग पावर्स क्या है आरबीआई के पास में, तो पर्पस फॉर एडवांस, ठीक है, ये डिसाइड करना कि पावर्स रिगार्डिंग एडवांसेस, पहले ये कोई भी एडवांस अगर प्रोवाइड किया जाएगा तो पहले ये चेक करना कि पर्पस क्या है एडवांस का, वो देखना। मार्जिन इन सिक्योर्ड लोन से कि कितना मार्जिन होगा उन लोन्स का, मतलब कितना लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ये चीज डिसाइड करना। एंड मैक्सिमम एडवांस टू एनी कंपनी, फर्म, इंडिविजुअल और एसोसिएटेड पर्सन के, और मैक्सिमम किसी भी कंपनी को, किसी भी फर्म को जो मैक्सिमम एडवांस है वो कितना दिया जाएगा, इस लिमिट को डिसाइड करती है कौन, आरबीआई। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये भी कौन डिसाइड करता है, आरबीआई। So prior approval of RBI is needed for the appointment, reappointment or termination of chairman, a managing or whole the time director, manager और a chief executive officer of every banking company है। साथ में क्या है, कोई भी बैंकिंग कंपनी अगर वो अपॉइंटमेंट कर रही होती है, रीअपॉइंटमेंट कर रही होती है या फिर टर्मिनेशन कर रही है किसका, अपने चेयरमैन का या फिर एमडी का या फिर क्या है मैनेजर्स का या फिर सीईओ का, तो उन्हें क्या है, उन्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। 7th पॉइंट देखें तो आरबीआई इज ऑथराइज टू पब्लिश एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बैंकिंग कंपनीज एंड कैन ब्रिंग आउट रिपोर्ट्स एंड ब्रोचर्स रिलेटिंग टू द ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया है। आरबीआई के पास अथॉरिटी है कि वो क्या है, बैंकिंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे वो पब्लिश करेंगे, और साथ क्या है, टाइम टू टाइम जो रिपोर्ट्स हैं, जो ब्रोचर्स हैं, वो क्या करेंगे, उसे पब्लिश करेंगे इंडिया में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का अगर हम देखें इस लेक्चर में हमने जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से उससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। एंड आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।